अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन आप सबके लिए सलामती का बाइस बनेगा और आज के प्रोग्राम में बहुत सी खबरें, बहुत से मामलात आपके साथ शेयर करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से फरीद आलम और वकील रहमान, पेशावर से आरिफ अली, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मलिक सईद अवान, इकराम होती और सुहेल इकबाल भट्टी साहब। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम मामला है और इससे पहले भी अपने प्रोग्राम में हमने तज़किरा किया था कि इलेक्ट्रिक की फ़रोख्त और फिर इसके साथ साथ जो अबराज ग्रुप है उसके लिए मुश्किलात पैदा किसने की हैं। भट्टी साहब ये बताइएगा, और असल हक़ाइक़ क्या हैं, पसे पर्दा कौन लोग हैं जो अबराज ग्रुप के दर पे थे। फैसल देखिए, मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मौशी हालत बेहतर बनाने के दावे तो करते हैं, सपोर्ट भी फ्राहम की जाती है, लेकिन बदकिस्मती के साथ मुख्तलिफ शोबे में माजी के अंदर और अब भी पाकिस्तान के साथ दोहरे मेयार का मुजाहरा किया गया है, जिसकी एक बड़ी मिसाल हम देखते हैं कि अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो माजी के अंदर एक आगा हसन आबदी साहब बहुत बड़ा नाम था, जिन्होंने दुनिया के 72 ममालिक में BCIC बैंक कायम किया और जिस तरीके के साथ वो फ्लोरिश कर रहा था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि पाकिस्तान को एक बुलंद मकाम पर पहुंचाना था, पाकिस्तान का खुद मुख्तार मकाम हासिल करना था। लेकिन हमने देखा कि उस वक्त फिर आलमी मीडिया की जानिब से एक साजिश की गई और उसके बाद उनके खिलाफ इतने बड़े पैमाने के ऊपर मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा हुआ और अल्टीमेटली सब कुछ वाइंड अप हो गया। उसके बाद सालों के गैप के बाद एक और बड़ी शख्सियत उभर कर सामने आई जिनका नाम आरिफ नकवी था, पाकिस्तानी हैं, और उन्होंने अबराज ग्रुप कायम किया और चंद ही सालों की मेहनत के बाद उन्होंने अबराज ग्रुप को दुनिया का इक्विटी फंड का सबसे बड़ा फंड डिक्लेयर एक बनाने में वो कामयाब हुए, जिसकी जो वर्थ थी 14 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। उसके बाद इस अबराज ग्रुप ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपनी ब्रांचेस कायम की, मुख्तलिफ शोबों के अंदर सरमायाकारी का सिलसिला शुरू किया और उसी एक सबसे बड़ी मिसाल थी जो के इलेक्ट्रिक की खरीदारी भी अबराज ग्रुप ने की और उसके मामलात को फिर बेहतर बनाने की और इन्वेस्टमेंट करने का सिलसिला शुरू किया। लेकिन कुछ अर्से कबल हम देखते हैं कि उनके खिलाफ भी मुख्तलिफ ग्रुप्स ने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर साजिशों का सिलसिला शुरू किया। उस शख्सियत के बारे में जिसे बिल गेट्स ने जिनके बारे में कहा था कि आरिफ नकवी एक चमकता हुआ सितारा है, इस हवाले से अगर हम इकराम सहगल साहब से बात कर सकें। साहब, इकराम सहगल साहब पाकिस्तान के मारूफ मुबस्सिर और तजज़ियाकार हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। सहगल साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा, अबराज ग्रुप इक्विटी फंड का सबसे बड़ा ग्रुप बनता जा रहा था, इसे कमज़ोर करने के लिए क्या इक़दाम किए गए और इन इक़दाम के पीछे कौन था? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अबराज ग्रुप उभरता हुआ ऐसा इक्विटी फंड था जो दुनिया के लिए मिसाल था, और दुनिया के लिए इसलिए मिसाल था कि ये फंड खाली कॉर्पोरेट नहीं करता था बट कॉर्पोरेट सोशल सेक्टर में बहुत इन्वेस्ट करता था और बहुत सी चीज़ें ऐसा करता था जो ये मिसाल पेश करता था, न्यू ग्राउंड पेश करता था। और नेचुरली जब आपको एक ऐसा आदमी आता है सामने जो ये सब चीज़ करता है, उनके खिलाफ काफी लोग हो जाते हैं और उसका फायदा होता है, तो आपके साथ भी हो जाते हैं। लेकिन जब आप मुश्किल में आते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि वो आप उस फायदे का उठाए। तो हुआ ये कि जब इन लोगों ने इतना फंड किया तो ऐसा कहीं पर दुनिया में कोई जगह नहीं है, किसी भी मुल्क में कोई भी कॉर्पोरेशन जो अगर बहुत बड़ा फंड हो तो आपस में वो फंड ट्रांसफर करके एक तरीका करार होता है, लीगल तरीका होता है, बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लीगल ओपिनियन होती है, बट कैश फ्लो ठीक करने के लिए फंड ट्रांसफर। इन लोगों ने हेल्थ केयर फंड के जैसे कुछ ट्रांसफर किया, उस पर इन लोगों ने जब किया तो उन्होंने इतराज। इन द मीन टाइम के इलेक्ट्रिक को जो इन्होंने लिया था, के इलेक्ट्रिक की आपको पता है क्या हाल थी जब इन्होंने लिया था, और इन्होंने 8-10 साल में के इलेक्ट्रिक की दुनिया बदल। आप कराची जाएं, कराची में लोड शेडिंग के अलावा कुछ नहीं मिलता था इनके आने से पहले। इन लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी की और उसके अंदर काफ़ी कॉर्पोरेट उसकी चेंजेस लाए और उन्होंने ये किया फैसला कि शंघाई इलेक्ट्रिक को ये बेचेंगे। तो नेचुरली वो टैरिफ की एक नेगोशिएशन शुरू होगी और ये नहीं कि हमारी तरफ से भी ठीक है, नेगोशिएशन करना पड़ता है क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप चाहते हैं अपने मुल्क के लिए जितना वो करना, तो यहाँ से जो लोग जो कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नेप्रा के चेयरमैन थे वो सदुजाई साहब, उनने ये पर्सनल ले लिया और उनको क्या किया कि जो उनकी टैरिफ थी अच्छी खासी 15 सेंट उसको करके रिड्यूस करके 11 सेंट कर दिया वो 2 साल के बाद। अब क्योंकि पूरी दुनिया टैरिफ इंक्रीज हो रही थी, इनकी टैरिफ कम कर दी।
जब इनकी टैरिफ कम कर दी तो जो इनका जो मुआवजा था शंघाई के साथ, इलेक्ट्रिक के साथ, वो उसमें प्रॉब्लम में आ गया। ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। और आप सोचे कि शंघाई इलेक्ट्रिक ने खाली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, शंघाई इलेक्ट्रिक बोला था कि हम खरीदने के बाद हम $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने। अच्छा सहगल साहब, बताइएगा, आपने बात की कि इलेक्ट्रिक की फरोख्त के हवाले से, तो इस मौके के ऊपर जब ये फरोख्त का मामला था, नेपरा के अंदर टैरिफ का तनाज़ा तो सामने जरूर आया, लेकिन एक ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि आरिफ नकवी साहब ने शरीफ बरादरान तक, यानी नवाज शरीफ साहब तक किसी एक खास शख्स के जरिए पैगाम भिजवाया और उन्होंने कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया ताकि कि इलेक्ट्रिक की फरोख्त की राह हमवार हो सके। क्या ये बात दुरुस्त है और इसके पसे पर्दा हकाइक हैं क्या? नहीं जी, ये बात दुरुस्त नहीं। मैं लेकिन आरिफ नकवी को अच्छी तरह जानता हूँ, और आरिफ नकवी ने एक बड़ा क्लियर प्रिंसिपल किया था कि मैंने कभी भी कहीं पर भी किसी तरह की ब्राइब नहीं देने, पॉलिटिकल ब्राइब नहीं देनी। और ये बात ये नायब और पूरी दुनिया जानती थी। इन्हें अच्छी खासी जगह जगह, मैं मुश्किल मैं नाम नहीं लेता कंट्रीज का, इनको बड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, बड़े बच्चे इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं ये गलत बात होगी, क्योंकि ये बात हमें आगे गले में लटकेगी और हम ये बात हम नहीं करें। तो मैं नहीं समझता इसमें कुछ ताकत है। हाँ, कंसल्टेंट वो जरूर इस्तेमाल करते हैं, हर मुल्क में हर कंट्री में कंसल्टेंट इस्तेमाल करते हैं, जिनको आप पैसे देते हैं कि वो आप जाके आपकी रास्ता हमवार करें, ये वो etc। तो उसके अंदर मैं नहीं जानता उस कंसल्टेंट ने क्या किया आगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो नंबर की बात कर रहे हैं और वो काफी, उसमें कोई ताकत नहीं है। और देखिए, मैं कोई PMLN का सपोर्टर नहीं हूँ, आपको पता है कि मैं करप्शन के बड़ा खिलाफ लिखता रहता हूँ, मैं इनके खिलाफ, लेकिन इस बात पर मैं जरूर बोल दूंगा कि ये इन लोगों ने इस बात में बिल्कुल इसके अंदर कोई बात नहीं। अच्छा कराम सहगल साहब, ये भी बताइएगा कि चंद माह कबल यूएई के अंदर एक बड़ा तनाज़ा सामने आया कि आरिफ नकवी साहब से मुतल्लिक कहा गया कि उनके ग्रुप ने कुछ चेक दिए थे, वो बाउंस हो गए, वो पेमेंट नहीं कर सके और उन्हें वहां पर लिटिगेशन का सामना करना पड़ा। उसी के पसे पर्दा क्या मुहर्रिकात थे और क्या हकाइक हैं सर? देखिए, जब आप फंड करते हैं तो आप इन्वेस्टर्स लाते हैं, फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। हुआ ये कि जब इनकी मुसीबत यहाँ पर आई कि इनका ये सेल टाइम पर नहीं पिका, 5 साल से ज़्यादा डिले हो गया, तो इसकी शॉर्टेज ऑफ फंड जरूर आई। तो इनमें शॉर्टेज ऑफ फंड के लिए वो ब्रिज लोन इन्होंने अपने डायरेक्टर से, अपने डायरेक्टर्स जो थे बीच में से, उन लोगों ने दी। अब उनको तो पता था कि भाई ये उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इनको आसरा देते रहा कि नहीं आप ना वरी करें, लेकिन जिस वक्त आया चेक का, उन्होंने उसको दावा कर दिया कि आपने हमें लोन नहीं दिया। इनको तो सख्त सरप्राइज हुआ। अच्छा, रीजन क्या था कि देखिए, जब कोई कंपनी बैंकरप्सी में जाती है सही, तो $100 की चीज आप $10 पे या $5 में खरीद सकते हैं। ये चालाक लोग थे, इन लोगों ने देखा, मौका देखा। और ये मैं हैरानगी वाली बात है कि 3 इनके अपने डायरेक्टर थे जो पूरी हकायत जानते थे कि ये शॉर्टेज ऑफ फंड है, ये वो। तो इनको बोलते ना स्टैब इन द बैक किया गया। और मैं अफसोस से कहना पड़ता हूँ कि इसके अंदर हमारे यहाँ के पाकिस्तानी भी यहाँ पर शामिल थे जो इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया वगैरह वगैरह। मैं फख्र से कहता हूँ कि ये पाकिस्तानी, हमें फख्र करना चाहिए आगा जनाबी जैसे, आरिफ नकवी जैसे, अमीन, हमें इतने लोग हमारे इतने अच्छे हैं, इतना काम करते हैं, हुसैन दाऊद हो गया वगैरह वगैरह, क्योंकि ये सब हमारी आइकॉन्स हैं। ये आइकॉन्स है, जब तक ये इंडस्ट्री में आते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अपना रिस्क लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के इन्होंने ना कोई गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लिए, इन लोगों ने कोई ना गवर्नमेंट के वो लिए, ये अपना प्राइवेट सेक्टर में अपनी जितनी कारकी की। देखिए, अभी जब कोई मुसीबत में आता है ना, तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उसके पीछे पड़ जाए, ठीक है। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अच्छा, अभी आपको एक और बात बता दूं, 3 दिन पहले केमन आइलैंड ने अपना केस जीत लिया, और केमन आइलैंड में जो केस जीता है वो ये है कि उनको जो बाहर सेल की इनकी एसेट थी वो नहीं हो, बैंकरप्सी उनको स्टॉप कर दी गई है। उनको मौका दिया गया है 6 महीना कि आप अपने वो ठीक करें। अगर कोई भी इलीगल चीज नहीं होती, इनको 2 मिनट की कोई उस शायद वो प्राइस उनको ना मिले जो पहले उनको मिल रही थी, लेकिन आपको भी जरूरत है कि शंघाई इलेक्ट्रिक जैसा आके KE को ले, क्योंकि आपका फ्यूचर कराची का मैन्युफैक्चरिंग का इसमें है कि आपकी जो आपकी इन्हांसमेंट हो रही हैं और आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, ये कराची वापस फ्रॉम सिटी ऑफ लाइट सिटी ऑफ डार्कनेस पर। ठीक, बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा डिटेल बता रहे थे और
इमरान खान साहब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स की बात करते हैं, तो आरिफ नकवी साहब जैसे अगर आइकॉन मौजूद हैं तो उनकी खिदमात से भी ज़रूर हुकूमत को फ़ायदा उठाना चाहिए। आरिफ अली हमारे नुमाइंदे पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, आपकी खबर है ज़रूरी यूनिवर्सिटी के वीसी की तैनाती का मामला है और यहाँ जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, जूनियर प्रोफेसर्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया। इसके साथ साथ आप ये भी बता रहे हैं कि वो ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज़ायद है। ये मामला क्या है, ये किसके मंजूर नज़र है? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 के पास होने के बाद जो है तो वाइस चांसलर की तैनाती का तमाम इख्तियार एकेडमिक एंड सर्च कमेटी के पास आ गया है और एकेडमिक एंड सर्च कमेटी जो है वो ही शॉर्ट लिस्टिंग भी वही करती है, तरीक़ाकार भी उनका अपना ही होता है। 6 रुकनी ये कमेटी है। गुज़िश्ता दिनों जो है ज़रूरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की असामी के लिए जो है इंटरव्यूज़ किए गए। तकरीबन ज़रूरी यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो है हरीपुर यूनिवर्सिटी भी थी और शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी भी थी। इन तीनों यूनिवर्सिटी के लिए तकरीबन 96 उम्मीदवारों ने एप्लीकेशंस जमा कराई थी, जिनके लिए 28 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिनमें से 11 ज़रूरी यूनिवर्सिटी के उम्मीदवार थे। ज़रूरी यूनिवर्सिटी के लिए जो उम्मीदवार उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनमें से सीनियर मोस्ट उम्मीदवार कैंडिडेट्स जो थे 4 ऐसे थे जो उनको बिल्कुल इग्नोर किया गया है, जो कि ग्रेड 22 में काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में और मुख्तलिफ ओहदों पर रह चुके हैं। तकरीबन 25-30 साल उनका तजुर्बा है यूनिवर्सिटी में। तो उनको शॉर्टलिस्ट करने के बजाय एक जूनियर प्रोफेसर को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, जो कि जिनको 1 साल पहले है डिपार्टमेंट की चेयरमैनशिप मिली है। इसी तरह दो उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस वक्त जो है एक खुशाल खान यूनिवर्सिटी करक के वाइस चांसलर हैं और एक शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी दीर अपर के जो हैं वाइस चांसलर हैं, उनको भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। उसके साथ साथ 2 दफ़ा वाइस चांसलर रहने वाले बहादुर खान मरवत भी हैं, जिनकी उम्र 65 साल से ज़ायद है, उनको भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसमें चूँकि कमेटी का जो तरीक़ाकार है वो इस तरह किस्म का वाज़ेह नहीं है कि जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि वो शॉर्ट लिस्टिंग किस बुनियाद पे करते हैं। जो सीनियर मोस्ट उम्मीदवार हैं उनको इग्नोर किया गया और कुछ ख़ास किस्म के अफराद हैं उनको जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन बताई गई थी वाइस चांसलर के लिए वो भी ज़रूरी यूनिवर्सिटी से उनका क्वालिफाइड होना लाजमी था, लेकिन जो बंदे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं तो उनमें से बेशतर जो हैं वो ज़रूरी यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड नहीं है, उन्होंने दीगर यूनिवर्सिटी से क्वालिफिकेशन हासिल की है। इस तमाम तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ जो है जो उम्मीदवार जिनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया था उन्होंने अदालत से रुजू भी किया है और जिस दिन इंटरव्यू हो रहे थे, तकरीबन 2-3 दिन पहले इंटरव्यू हो रहे थे, तो उन्होंने स्टे भी इस इंटरव्यू के ख़िलाफ़ ले लिया है और अदालत ने भी इस सिलसिले में यही अहकाम जारी किए गए हैं कि जो इंटरव्यू का तरीका कंप्लीट हो जाए तो जो नंबर और फाइनल उम्मीदवार हैं उनकी फहरिस्त को जारी नहीं किया जाएगा। ये तमाम तरीक़ाकार 6 रुकनी कमेटी जो है वो इस्लामाबाद में बैठ के करती है। उम्मीदवारों की जानिब से ये भी शिकायत सामने आ रही हैं कि जो कमेटी है उनको कई बार अप्रोच किया गया है कि वो तरीक़ाकार वाज़ेह कर दे, लेकिन कमेटी की जानिब से सब कुछ खुफिया रखा जा रहा है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के टीचर्स एसोसिएशन हैं उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज़ जो है एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने इस तमाम तरीक़ाकार को जो है वो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बयान जारी किया है और ये भी कहा है कि अगर ऐसे किसी प्रोफेसर को तैनात किया गया जो कि जूनियर हो तो उसके ख़िलाफ़ वो भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 में ये बताइएगा कि 1 साल कब वाइस चांसलर की असामी के लिए इश्तिहार दिया गया था और शॉर्ट लिस्टिंग 1 साल बाद जाकर मुकम्मल हुई है। इस अरसे इतना तवील इंतज़ार क्यों करना पड़ा एकेडमिक जो बॉडी थी इसको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, और जब 1 साल बाद शॉर्ट लिस्टिंग की गई तो उसके अंदर कवायद व ज़ाबित को मद्देनज़र नहीं रखा गया था। इतनी तवील अरसे तक इंतज़ार करने की क्या वजूहात थी? जी बिल्कुल, चूँकि एकेडमिक एंड सर्च कमेटी जो है उनका अपना एक तरीक़ाकार है और उनको इतना पावरफुल बनाया गया है यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 के बाद के उनसे पूछने का इख्तियार किसी को भी नहीं है। 1 साल पहले जो पोस्ट को एडवर्टाइज़ किया गया था, इतना स्लो तरीक़ाकार है कि उसमें इतना टाइम गुजर गया, 1 साल गुजर गया जो पूरा शॉर्ट लिस्टिंग का जो तरीक़ाकार था और जो उन्होंने जो शॉर्ट लिस्टिंग की है, तो ये तरीक़ाकार इंतहाई जो है उनका स्लो तरीक़ाकार है। इसमें जो जिन क्वालिफ़िकेशन उन्होंने रखी थी वो भी ज़रूरी यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड होना जो था वो लाजमी करार दिया गया था। तो ये
पूरा तरीक़ाकार इंतहाई स्लो है। कमेटी जो है वो बहुत बाअसर है और जो कवायद और ज़वाबित हैं उसके बारे में भी कुछ वाज़ेह नहीं कहा जा सकता कि कवायद और ज़वाबित उन्होंने किस कवायद और ज़वाबित की बुनियाद पर जो है ये शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है। तो ये तमाम जो ठीक आरिफ, बड़ा डिटेल आपने बताया है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलात पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे प्रोग्राम का ये खासा रहा है जहां मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल इशूज़ पे, ब्यूरोक्रेसी के मामलात पे पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। वहीं अगर कोई पाकिस्तान के नेशनल कॉजेज़ के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो हम उसको भी ज़रूर हाईलाइट करते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी है जनाब, एक शख्सियत चौधरी आदम अनवर साहब हैं, IT एक्सपर्ट हैं, और इनकी सजेशंस इंतहाई दिलचस्प हैं। इनका ये कहना है कि विद इन नो टाइम, बहुत कम मुद्दत में पाकिस्तान जो है वो 25 अरब डॉलर की इसका ज़र मुबादला कमा सकता है IT से। फिर इसी तरह ये टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात बढ़ाने के लिए भी कलील मुद्दत में 35 अरब डॉलर्स का तिजारती खसारा, 35 अरब डॉलर जो हैं वो कमाने की भी ज़र मुबादला की सूरत में, तिजारती खसारा कम करने की सूरत में भी इनके पास कुछ सजेशंस हैं। बटी साहब, चौधरी आदम अनवर साहब, पहले तो इनका ज़रा बता दें बैकग्राउंड क्या है, और फिर इनके जो अज़्म है उसको लेके, क्योंकि नया पाकिस्तान में इससे पहले भी बात की कि इमरान खान साहब को ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, हाउ ही कैन कंट्रीब्यूट। फैसल, देखिए, चौधरी अनवर साहब गुज़श्ता 20 साल से बैरून मुल्क मुकीम है। कनाडा और यूरोपियन मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये IT के सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी यकीनी तौर पर बड़ी तकलीफ़ महसूस करते हैं जब पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक से जाके कर्ज़ हासिल करता है और हमें अपने तिजारती खसारा जो 35 अरब डॉलर से ज़ायद है उसका सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर जो हमारी मुल्क की मौशत की तकदीर नहीं संवर पा रही, उसकी वजह से वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर मुख्तलिफ सजेशंस का इजहार करते रहें। हमारी हुकूमत का बहुत ज़्यादा फोकस है कि हमने अपनी टेक्सटाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है ताकि हम अपना तिजारती खसारा कम कर सके, करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर सके, लेकिन उसके अंदर हमें बहुत बड़ा जंप नहीं मिल पा रहा। तो चौधरी आदम ने पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने आकर यहाँ पर कोशिश की, गुज़श्ता 10 साल से कोशिश थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में इनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में जब किसी से इनकी जानिब से रब्ता किया गया तो किसी ने इनके प्लान पर अमल दरामद करने की बजाय दीगर मुख्तलिफ मुतालबात इनसे पेश करते रहे। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास अपना पैगाम पहुंचाने के लिए पहुंचे। इन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक इश्तिहार के जरिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तक अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश की। जब हमने इस मामले की तहकीकात की तो इनके पास एक बहुत काबिल अमल एक प्लान मौजूद है जिसके जरिए से वाकई पाकिस्तान अपनी IT सेक्टर की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर बहुत कलील मुद्दत के अंदर अपना तिजारती खसारा कम कर सकता है। अच्छा बड़ी साहब, चौधरी आदम अनवर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद भी हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। चौधरी साहब, एक जानिब कनाडा का लाइफस्टाइल, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ रहना, फिर अमेरिकन कंट्रीज़ में रहना, और दूसरी जानिब पाकिस्तान एक कांटों की सेज, बहुत मुश्किल हालात हैं। सजेशंस आपकी क्या हैं, प्लान क्या हैं, किस हद तक ये काबिल अमल हैं, और क्या हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई राब्ता किया गया? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले शो में इनवाइट करने का। प्लान जो है वो बहुत जो है वो सिंपल है। जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। ठीक है। प्लान जो है वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है टेक्सटाइल के जरिए और दूसरी इंडस्ट्रीज के जरिए, जिसमें काफ़ी मुश्किलात है, कोटा सिस्टम है एक्सेट्रा। लेकिन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज वो एक वाहिद फील्ड है जिसमें हमें किसी किस्म की मशीनरी की फैक्ट्रियां लगाने की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत आसानी के साथ, हमारे पास लेबर जो है मौजूद है, 200 मिलियन लोग मौजूद है हमारे मुल्क में, हम उनको इस्तेमाल करके हम इजीली अपना जो है वो बजट डेफिसिट जो है सालाना जो है वो उसको हम पूरा कर सकते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा पैसा जो है वो कमाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा फोकस जो है वो अभी उन चीजों की तरफ है जिनमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा जो है वो कम है। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल अभी मैं देता हूं। अभी आप थोड़ी देर पहले आप लोग बिटकॉइन वगैरह के बारे में जो है वो बात कर रहे थे। ठीक है, उसमें आपके वो एक्सपर्ट जो चीजों के बारे में बता रहे थे कि अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक ये प्रोडक्ट है, इसके पीछे मेन जो टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन।
उसका फ्यूचर ज्यादा है। बिटकॉइन तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है, लेकिन बिटकॉइन के बारे में भी मैं उस पर ये कहूंगा कि अगर कोई बंदा किसी चीज को गलत चीज के लिए इस्तेमाल करता है तो आप उस बंदे को पकड़ते हैं, आप उस इंडस्ट्री पे पूरी पाबंदी नहीं लगाते। अगर मैं कल जाके TCS या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जरिए जाके कोई गलत चीज कहीं पे मैं दूसरी जगह मैं भेजता हूँ, आप मुझे आके पकड़ेंगे, आप उसको पोस्ट ऑफिस को या TCS को शट डाउन नहीं करेंगे, वो बेवकूफी होगी, ठीक है। अब अगर लोग जो है वो अच्छा चौधरी अनवर साहब, हमें ये बताइएगा कि आपके प्लान के मुताबिक गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और आलमी जो IT की कंपनीज हैं, सिलिकॉन वैली है या और गूगल, बड़े बड़ी कंपनियां हैं, आपने उनके साथ भी राब्ता किया, वो क्या पाकिस्तान आ सकती हैं और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जी, हमने जो है वो सिलिकॉन वैली में भी काफी कंपनी से राब्ता किया है, हमारी अपने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जो स्मॉल बिजनेस सेक्टर के भी काफी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में अपने सेंटर्स वगैरह ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर है और इससे जो है वो हमें $US ज़र मुबादला काफी ज्यादा जो है वो मिल सकता है। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो उसमें रिफॉर्म करना चाहिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में, उसमें लीगल फ्रेमवर्क जब तक नहीं होगा तब तक वो कंपनीज यहाँ पे कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए नहीं आएंगी। तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई भी ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है जो सवाए पंजाब यूनिवर्सिटी के जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर एजुकेशन दे रहा है। एजुकेशन सेक्टर में हमें लोगों को ज्यादा एजुकेट करना चाहिए और हमको सब्सिडीज भी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें जो है वो प्रोटेक्शन फराहम करनी चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वन विंडो शॉप, जो खान साहब ने भी जो है वो अभी कुछ अर्सा पहले इंट्रोड्यूस किया दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए हमें वन विंडो उसमें पर्सन चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जब हम यहाँ पे आते हैं और हमें 20 डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ डील करना पड़ता है। तो यू गाइस नो। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के मुकाबले में जो खिते के दीगर ममालिक हैं, भारत की बात करें, चीन या हम बांग्लादेश की बात करें, उनकी सालाना IT एक्सपोर्ट कितनी है, पाकिस्तान की सालाना IT एक्सपोर्ट कितनी है, और क्या आपकी कंपनी पाकिस्तान के लिए बगैर किसी प्राइस के रज़ाकराना तौर के ऊपर खिदमात देने को तैयार है? जी बिल्कुल, हम ना सिर्फ कि हमारी कंपनी के अलावा मैं बहुत से ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानियों को जानता हूं जो कि पाकिस्तान में वापस आना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी खिदमत देना चाहते हैं और यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। इंडिया की इस वक्त $111 बिलियन है एक्सपोर्ट, बांग्लादेश की जो है वो इसमें तकरीबन $20 बिलियन के करीब है, चाइना की इस वक्त ऑलमोस्ट $498 बिलियन के करीब जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो इतना बड़ा इसमें मार्केट शेयर है और ये मार्केट जो है बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, ब्लॉकचेन की वजह से, ठीक, बहुत शुक्रिया चौधरी आदम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया। आप बता रहे थे बेस्ट विशेस टू यू, और इसके साथ साथ देखते हैं गवर्नमेंट जो है वो आपकी इल्तिजा को सुनती है और आपकी खिदमात क्या ली जाती हैं या नहीं। एक और इंतहाई अहम मामला है जी, कराची से फरीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि कराची में जो तजावुज़ात हैं उनके खिलाफ खासे ऑपरेशन किए गए, बिलखुसूस एम्प्रेस मार्केट में जिस तरह ऑपरेशन किया गया वो एक मिसाल बन गई। लेकिन फरीद, अब आपकी खबर ये बता रही है कि महकमा इंसदाद तजावुज़ात के बदनुमान अफसर ही इस ऑपरेशन को नाकाम बना चुके हैं। कैसे नाकाम बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद गुज़िश्ता एक माह से शदीद तरीन ऑपरेशन किया जा रहा है तजावुज़ात के खिलाफ, जिसमें इम्प्रेस मार्केट, सदर और दीगर इलाकों में ऑपरेशन करके 1500 से ज़्यादा जो दुकानें हैं उनको मसमार किया जा चुका है और उनको ये दावा किया जा रहा है कि अब हमने इन दुकानों को मसमार करके जगहों को खाली करा लिया। लेकिन इसके दरपर्दा जो है इन्हीं के महकमा इंसदाद तजावुज़ात के जो अफसरान हैं, मेयर कराची और म्यूनसिपल कमिश्नर, जो कि इंतहाई पुरज़म है और हर सूरत में जो है तजावुज़ात के खात्मे को यकीनी बनाना चाहते हैं, उनके पीठ पीछे जो है ये मामला तय कर रहे हैं। जिन इलाकों को इन्होंने खाली कराया था सदर के, उन इलाकों में जो है दोबारा जो है पठारे और ठेले काबिज हो चुके हैं, मालकान काबिज हो चुके हैं। सदर जहां पर इस वक्त कार्रवाई जारी है, म्यूनसिपल कमिश्नर सारा दिन सदर में मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद सदर के साथ जो इम्प्रेस मार्केट में इन्होंने ऑपरेशन किया, इम्प्रेस मार्केट के साथ ही सामने जो रोडें हैं, लकी स्टार की जानिब जो रोडें जा रही हैं, आराम बाग, जहाँ जहाँ से ठेले हटाए थे वहाँ पर दोबारा काबिज हो गए। पूरे लकी स्टार के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट वाले हैं वो उन्होंने अपना सामान दोबारा जो है फुटपाथों पर रख दिया है। इसी तरह जो है इन्होंने ऑपरेशन किया था गुलशन इकबाल में यूनिवर्सिटी रोड पे इन्होंने ऑपरेशन किया था, सब्जी वालों को हटाया था, दीगर स्नैक बार मालकान के खिलाफ ऑपरेशन किया था, उनकी तजावुज़ात को तोड़ा था। लेकिन अब हम जब देखते हैं, वहाँ से गुजरते हैं, तो वो तमाम लोग दोबारा फुटपाथों पे काबिज हो चुके हैं। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट सेंटर ज़िला वस्ती के अंदर तो कोई ऑपरेशन नाम की चीज़ की ही नहीं गई, दिखावे के लिए नुमाइशी कुछ ऑपरेशन किए गए। उससे कबल जो ही महकमा इंसदाद तजावुज़ात की जो अफसरान हैं
जिनके मामला चल लेते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से करोड़ों रुपए महीना जो है केएमसी के अफसरान वसूल करते रहे। अब जो है उनकी ये रोटी रोजी बंद होती नजर आ रही है, तो उन्होंने अपने दरपर्दा मामला तय कर लिए। उन्होंने सेंट्रल में आके लोगों को मैसेजेस दिए कि अपने छपरे उतार लो वरना ये तोड़ दिए जाएंगे और ये बाद में तुम लगा लेना। जिस तरह इंप्रेस मार्केट और सदर में दुकानों को तोड़ा गया, पक्की दुकानों को तोड़ा गया, जिनको खुद केएमसी ने ही लिया, बाद में आज उनको तोड़ दिया। लेकिन उन दुकानदारों का कहना यह है कि यार हमारी पक्की दुकानें तो तोड़ी जा रही है, लेकिन जो लोग ना ही टैक्स देते हैं, ना ही बिजली का बिल देते हैं, ना ही किराया देते हैं, जो पथारे लगा के केएमसी के अफसरान को योमिया भत्ता देते हैं, वो दोबारा काबिज है और हमारी दुकानों को तोड़ के हमें बेरोजगार कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाटर पंप चौरंगी, नागन चौरंगी से लेकर सरजानी तक, सिंधी होटल, न्यू कराची, PCHS, गुलशन इकबाल, 13D के अंदर तमाम फुटपाथ दोबारा आबाद हो चुके हैं, तमाम पे कब्जा हो चुका है, तमाम पे ठेले वाले खड़े हुए हैं, लोग पैदल आज भी रोडों पे चल रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि फुटपाथ और रोडों को क्लियर कराया जाए, उस पर अभी तक तवज्जो नहीं दी जा रही। मेयर कराची, म्युनिसिपल कमिश्नर, उसकी सारी तवज्जो इन्होंने मजबूल करा दी है दुकानों की तरफ, और उसके पीछे जो है पथारों से और ठेले वालों से अपने मामला तय करके, बल्कि अब तो हमारे पास जो इत्तलात आ रही है 3 गुना ज्यादा कर दिए। यानी कि जिन ठेले वालों से पहले 100 रुपये लिए जा रहे थे, अब उनको डरा के तुम्हारे खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मेयर रोड पे आया हुआ है, म्युनिसिपल कमिश्नर रोड पे आया हुआ है, उनसे योमिया 300 से 400 रुपये भी लिए जा रहे हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर जो है इस वक्त बड़े मेयर कराची जो है और वजीर बल्दियात, ये इनके ऊपर, इनकी साख के ऊपर एक सवालिया निशान है। इस हवाले से हमारी जब केएमसी के अफसरान से बात हुई तो केएमसी के अफसरान का कहना यह है कि महकमा इंसदाद तजावुजात के अफसरान इस वक्त निहायत करप्ट अफसरान है। जब तक इनको तब्दील नहीं किया जाएगा, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन कभी भी कामयाब नहीं होगा। केएमसी का जो अमला है वो इन तजावुजात के खिलाफ मुसलसल रुकावट डालता हुआ हमें दिखाई देता है। तो केएमसी के अंदर ऐसे अनासिर के खिलाफ कोई ऑपरेशन क्यों नहीं किया जाता, और कौन लोग हैं जो ऐसे अनासिर को सपोर्ट करते हैं? जी, मेयर कराची के जब आए थे, जब उन्होंने इख्तियारात संभाले थे बल्दिया उज़्मा कराची के, तो उनकी जानिब से खुद और आज तक वो ये बात कह रहे हैं कि केएमसी के अंदर बदउनवान अफसरान की मिली भगत से रिश्वत के एवज तजावुजात लगाए गए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जो है मेयर कराची बयानात तो देते हैं, लेकिन निशानदेही के बावजूद कौन अफसरान है जो इस कामों में मुलव्विस है, जो केएमसी को नुकसान पहुंचा रहे, शहर को नुकसान पहुंचा रहे, उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करते। जबकि 2 साल के दौरान मेयर कराची ने जो है मुतादिद अच्छे अहल अफसरान को ओहदे से हटा दिया। जब उनसे हम बात करते हैं कि ये अफसरान करप्ट है, इसको हटाओ, ये आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो कहते हैं मेरे पास इख्तियारात नहीं है। अब ये मेयर कराची को ही पता होगा कि वो क्यों नहीं हटा रहे, अल्लाह बेहतर जानता है कि इसके पीछे क्या मामला थे। लेकिन केएमसी के जो सीनियर तरीन अफसरान है उनका कहना यह है, और इस शहरियों का भी कहना है, स्मॉल ट्रेडर्स ने बाकायदा खुल के मीडिया पे आके कहा है कि हम महकमे को करोड़ों रुपए महीना भत्ता देते थे, ये हमारी दुकानें क्यों तोड़ी जा रही है। देखिए, जब उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं तो सबसे बड़ी बात जो असल रुकावट है शहर में ट्रैफिक की रवानी में और शहरियों के पैदल चलने में, वो है फुटपाथों और सड़कों पर कब्जा। वो कब्जा आज भी है, वो ठेले आज भी मौजूद है, फुटपाथों पे आज भी दुकान वालों का सामान रखा जा रहा है। ये 2 दिन पहले इंप्रेस मार्केट से ऑपरेशन करके जाते हैं, 2 दिन पहले इन्होंने आराम बाग में ऑपरेशन किया, वहां पर ठेले दोबारा लग गए, वहां पर दुकान वालों ने अपना सामान फिर ला के रख दिया। तो ऐसे तो नहीं रख दिया उन्होंने। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट मलिक, लियाकताबाद, तो फरीद आलम, केएमसी की जानिब से कराची की सड़कों पर, फुटपाथों पर कायम पथारों के मुस्तकिल खात्मे के लिए भी क्या कोई प्लान मुरतब किया गया है? कोई डेडलाइन दी गई है कि कितने अरसे के बाद कराची की सड़कों पर और फुटपाथों पर जो कायम पथारे हैं वो दोबारा दिखाई नहीं देंगे? कोई मुअस्सर प्लान मौजूद है? बयानात की हद तक तो इनके पास सारे प्लान मौजूद है, बयानात की हद तक इन्होंने डेडलाइनें भी दे दी है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स से सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने रिपोर्ट भी जमा करा दी है कि हमने 1500 से ज़्यादा दुकानें तोड़ दी। बिल्कुल सही है, इन्होंने तोड़ी है, लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई कि जिन जगहों को हमने खाली किया है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। इसके बरक्स बिल्कुल पूरे आप शहर का दोबारा एक नक्शा लें, दोबारा शहर की पूरी वीडियो बना लें, आपको जिस जगह इन्होंने ऑपरेशन किया था उन तमाम जगहों के ऊपर ठेले और पतारे दोबारा काबिज है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, मलीर, शाह फैसल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, आप जाए कोई ऑपरेशन नहीं। जिस शिद्दत से ऑपरेशन इंप्रेस मार्केट में किया गया उस शिद्दत से ऑपरेशन कहीं किया ही नहीं गया, और ठेले वालों, पथारे वालों को तो छेड़ा ही नहीं गया। फरीद, बड़ा डिटेल आपने बताया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर
जात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया, लेकिन जिन जगहों पे ऑपरेशन किया गया उनमें से अक्सर ऐसी हैं कि वहाँ पे पथारेदार ठेले वाले फिर से आ चुके हैं। और फरीद का ये भी कहना है कि जो महकमा है इंसदाद तजावुज़ात का, मुबैशिना तौर पे वो वहाँ पैसे भी वसूल कर रहे हैं, भत्ता भी वसूल कर रहे हैं। एक और इंतहाई अहम मामला है, पिछले दिनों वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी दी गई पाकिस्तान को जो इस वक्त 40 लाख बैल्स कपास की कमी का सामना हो सकता है रवां साल, उसको लेकर पाकिस्तान ने कपास दरामद करनी है, ज़मीनी रास्ते से कपास दरामद करने की बात की गई। मलिक साहब, आपकी स्टोरी है, आप ये बता रहे हैं कि ये खिलाफ रूल है, और क्या कौन सा रूल है जिसकी खिलाफ वर्जी की गई है और वफाकी काबीना लाइल कैसे होगी? अब्बास साहब, ये इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की जानिब से फ़ैसला आया गया था कि तुरखम बॉर्डर के ज़रिए जो है वो कपास दरामद की जाएगी। बेसिकली इसके पीछे एप्टमा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनका प्रेशर था हुकूमत पे, आप हमें इजाज़त दें, क्योंकि इस तरीके से उनको सस्ती काटन मिलती है। जो आपने कानून की बात की, तो प्लांट क्वांटेनियम रूल 1967 में ये चीज़ वाज़ेह तौर पर मेंशन है कि आप ज़मीनी रास्ते से कोई भी काटन जो है वो नहीं ला सकते, सवाए कराची पोर्ट के, सिर्फ बहरी रास्ते से ला सकते या हवाई रास्ते से, क्योंकि इसमें बहुत सारी आगे काटन में प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे वायरस और बहुत सारी आगे जिन्स वगैरह, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है यहाँ के लोकल काश्तकारों को, लोकल जो बीज हैं उसको, और लोकल प्रोडक्ट जो है वो ख़राब होती है। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रहा था कि जो ज़मीनी रास्ते से इनको सस्ती पड़ती है, इन्होंने प्रेशर डाला हुआ था। अक्टूबर 2017 में एक रिपोर्ट आई थी वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक के पास कि तुरखम बॉर्डर से कस्टम इंटेलिजेंस की, कस्टम वालों के साथ मिली भगत से वहाँ से दरामद हो रही है काटन, जिस पे वजारत फूड सिक्योरिटी की जानिब से एक मरासला जारी किया गया कस्टम मुकाम को कि ये आप खिलाफ ज़ाब्ता कर रहे हैं और इस तरह नहीं होना चाहिए, ये गलत है। जिस पर उनकी तरफ से ये रास्ता बंद हो गया और जो स्मगल होके आ रही थी वो रुक गई। उसके बाद ये हुआ कि प्रेशर इन्होंने डाला हुकूमत पे, हुकूमत ने इसको ईसीसी में जब ज़ेर बहस लाया गया तो वहाँ पे मौजूद थे फूड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी साहब, हमें ज़रा ने ये बताया कि उन्होंने इसकी भरपूर मुखालफत की और उसके साथ साथ उन्होंने ये रूल की कापी भी पेश की कि कवायद के तहत हम ये नहीं कर सकते, अगर आपने करना ही है तो ये इस प्लांट प्रोटेक्शन क्वार्टेनियम रूल्स 1967 की शेक आ गया 28, पहले उसमें आप काबीना से तरमीम करवाएं, तरमीम करवाने के बाद फिर आप जो है इसकी इजाज़त दें। लेकिन इस तरमीम को नज़रअंदाज कर दिया गया और वजारत खुराक के जितने भी उन्होंने इसके हवाले से इसका इख्तलाफ किया था उसको नज़रअंदाज करके, तो इस पे जब हमने सोर्सेज से पूछा तो हमें बताया गया कि क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो कपास उनको इन्फ्लुएंस किया गया था एप्टमा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से, इस वजह से उन्होंने कहा जी कि हम इजाज़त देते हैं। तो इस तरह हुआ कि ईसीसी की जो रिकमेंडेशंस काबीना में गई हैं तो तौसीक के लिए, उसके साथ साथ उन्होंने ये इसकी वजारत फूड सिक्योरिटी के जो मिनट्स हैं और जो इख्तलाफात हैं उनके जो कमेंट्स हैं वो भी साथ लगाए गए हैं। और हमें ये भी बताया गया कि ये फ़ैसला बड़े जल्दी में किया गया। वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक से जो है वो उन्होंने मांगे थे जितने दिन दिए थे, लेकिन उसके अचानक जो है वो कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा जी कि कल आप काबीना में आएँ और आके अपना रिप्लाई जमा करवाएं और वहाँ पे ये मामला ज़ेर बहस आना है। बेसिकली इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है अगर काटन अभी से इंपोर्ट की जाती है। अच्छा सईद मलिक साहब, ये बताइएगा कि गुज़श्ता साल भी तनाज़ा पैदा हुआ था और वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी का जो उस वक्त मौक़िफ़ था कि कराची की पोर्ट्स के ऊपर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री मौजूद है जहाँ टेस्टिंग के बाद इस कॉटन को रिलीज़ किया जाता है। तुरखम के रास्ते जब इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर कोई टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है। दूसरी जानिब हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को हमारा जो इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का हमारा इन्हिसार टेक्सटाइल सेक्टर पर है, उन्हें सस्ते दाम के ऊपर अपना खाम माल चाहिए, काटन चाहिए। सेंट्रल एशियन स्टेट्स उन्हें कम दाम के ऊपर काटन मिलती है। अगर इसकी काटन की क्वालिटी चेक करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी और उनके मुतल्लिका इदारे तुरखम बॉर्डर के पास कोई टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम करके चेकिंग का बाज़ाब्ता कोई तरीक़ेकार वज़ा क्यों नहीं कर देते, बजाय इसके कि आप इस काटन की आप इंपोर्ट को रोक दें। भट्टी साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अब प्रॉब्लम ये है जो चीज़ अंडरस्टैंड करने की है, जब अफ़गानिस्तान के थ्रू जो भी काटन इंपोर्ट होगी तो उसमें जो ओरिजिन आएगी वो अफ़गानिस्तान की आएगी। वो सेंट्रल एशिया के जितने भी ममालिक हैं वो वहाँ पे भेजेंगे, पहले अफ़गानिस्तान से यहाँ आएगी, जो उसकी बेसिक जिन है वो अफ़गानिस्तान कहलाएगी। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो कोई भी काटन इतनी काश्त ही नहीं होती कि वो आगे जो है कहीं पे एक्सपोर्ट की जा सके। बेसिक वजह यह है कि
आपको फिर वो जिन वाला जो प्रॉब्लम है वो आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ज़मीनी रास्ते से लाते हैं तो उसके साथ बीमारियाँ भी आती हैं। टेस्टिंग लैब मौजूद होने के बावजूद आपको पता है कि चीज़ें इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, और पाबंदी की वजह भी यही लगाई गई थी ताकि लोकल जो किसानों को हैं वो उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सके। अब अगर आप देखें तो हमारा जो गुज़िश्ता साल का जो 2017 और 18 का टारगेट था वो 14.6 बेल्स रखा गया था, मिलियन बेल्स। उसके बाद जो है वो नज़रसानी करके उसको कम करके 12.6 मिलियन किया गया। अब जो है वो 11 मिलियन बेल्स जो है वो मिला। इससे बड़ा झेल आपने बताया, लेकिन इस वक्त जो 5 जीरो रेटेड सेक्टर हैं उनमें एक टेक्सटाइल भी है और पाकिस्तान में कपास की किल्लत भी है। तो फिल वक्त जो सरमायाकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये दरामद तो करनी ही पड़ेगी। प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़रूर होने चाहिए। इकराम होती साहब, आपकी तरफ आते हैं। सेनेट की दाखिला कमेटी की कार्रवाई और बिलखुसूस इस्लामाबाद के अंदर तजावुज़ात के बड़े चर्चे रहे, क्या बातें हुई वहाँ पे, और ये तजावुज़ात तामीर करने में जिन लोगों ने इजाज़त दी उनसे मुतालिक भी कुछ पूछगछ हुई? जी, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में एक बड़ी खुली समात होने जा रही है इस्लामाबाद में, और ये पहली बड़ी खुली समात होगी जो सीडीए के अंदर अफसरान की बड़े पैमाने पर जो करप्शन है उसके बारे में होगी। और ये करप्शन का जो मामला है ये उस वक्त सामने आया जब ये मालूम किया गया कि कश्मीर हाईवे पर और दूसरी जगह में इस्लामाबाद में वहां पर जो आपने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया, तो जिन लोगों की तजावुज़ात आपने हटाई उनमें से किन लोगों ने पहले से वहां पे इजाजत ले रखी थी। अगर उन्होंने एक स्टोरी की इजाजत ले रखी थी या 2 की, तो उसमें जो कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो वो खिलाफ वर्जी कराने में कौन सा अफसर इन्वॉल्व था। तो वहां पर सेनेट की दाखिला कमेटी में कल ये बताया गया, सीडीए ने बताया, जो खुशहाल खान साहब हैं जो इंचार्ज हैं इस काम के, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर बाअसर लोग थे जिन्होंने इसकी इजाजत दी। बाअसर लोग सियासतदान, बाअसर ब्यूरोक्रेट। वो बाअसर ब्यूरोक्रेट कौन है, इनकी एक लिस्ट तलब कर ली गई है कि वो कौन से बाअसर सियासतदान और ब्यूरोक्रेट थे जो इतना बड़ा काम कर सकते हैं कि कश्मीर हाईवे पर वो तजावुज़ात को खड़ा करने में मदद दे सकते हैं। उनमें कितने पैसे लिए गए, जो अफसर उस वक्त सीट पर मौजूद था जिसने इजाजत दी उसका नाम क्या है, उसका ओहदा क्या है, उसने किस तारीख को ये इजाजत दी, कितने पैसे लिए गए शक किया जा सकता है, उस अफसर की कितनी जायदाद है, उसके बच्चे कहां पढ़ते हैं, वो इलाज कहां से करवाता है, वो रहता कहां है, उसकी जो सर्विस लाइन है वो क्या है। ये सारा कुछ मालूम करने के लिए दिसंबर के आखिरी हफ्ते में खुली समात हो रही है। उस खुली समात में उन लोगों को भी बुलाया जा रहा है जिन्होंने पहले से इजाजत ली थी फिर भी उनकी जगह मुस्मार की गई। तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि आपने किस किस को रिश्वत दी। इतनी बड़ी समात रिश्वत के खिलाफ, सिफारिश के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ सीडीए में पहले कभी भी नहीं हुई। इस दफा जो समात होने जा रही है उसमें एक खास बात जो सामने आएगी वो ये कि आपने जब उनके तजावुज़ात गिराए उससे पहले भी डील्स हुई। कुछ लोगों के तजावुज़ात गिरा दिए गए, कुछ के नहीं। उसमें एक मामला यह आया कि E11 एक पूरा सेक्टर है इस्लामाबाद में, वो एक तजावुज़ात के तौर पर डील किया जाता रहा है सीडीए में, क्योंकि वो सीडीए के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था। तो आपने उसके सामने घुटने टेके। अब बताएं कि वहां पे ये इजाजत किसने दी, इसमें कितने पैसे इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सा अफसर था। यह बहुत बड़ी समात है, शायद ये हफ्तों जारी रहे और इससे सीडीए के अंदर जो बड़े पैमाने की करप्शन है उसका अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल सही हो। तो सब ये भी जरा मुख्तसर बता दीजिएगा कि इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तो धड़ाधड़ हुए, लेकिन रिकॉर्ड मौजूद है किन अफसरान ने इजाज़त दी, उसके लिए तो खुली समात की जरूरत नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई फौरी तौर पर क्यों शुरू नहीं की जा सकी? उसकी वजह यह है कि सारे स्टेक होल्डर्स, वो लोग जो कि ऑपरेशन करवा रहे हैं, वो लोग जिन्होंने तजावुज़ात की इजाजत दी, वो लोग जिन्होंने तजावुज़ात बनाई, वो लोग जिन्होंने इजाजत ले रखी थी फिर भी उनकी तजावुज़ात उनकी जगह मिसमार कर दी गई, वो सब एक ही टेबल पे सामने आके बैठेंगे और वो अपनी अपनी बात करेंगे। वहां से ये पक्का सबूत मिल जाएगा कि किस अफसर ने सिफारिश की, किस सियासतदान ने सिफारिश की, किसने पैसे लिए, कितने पैसे लिए, किसने मजदूरी दी और किसने फिर तजावुज़ात का ऑर्डर दिया। ये सारी पांचों चीजें सामने आ जाएंगी तो तब जाके कहीं फैसला होगा, वरना अभी तक ये फैसला ही नहीं हो पा रहा। होती साहब, प्रोग्राम का वक्त इकराम होती साहब, फरीद आलम, वकील रहमान, आरिफ अली, मलिक सईद अवान और सुहेल इकबाल भट्टी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।